हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई की पोथी में। साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो आप सभी के लिए यूपी टेट, सुपर टेट और KVS PRT के साथ साथ अन्य सभी एग्जाम में जनरल नॉलेज के तौर पर भी पर्यावरण अध्ययन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसकी प्रैक्टिस सेशन को आज स्टार्ट करेंगे। इससे पहले कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कल का हमारा जो क्वेश्चन था, जो हमने आपका आंसर लिया था कमेंट बॉक्स में, तो उसमें जो राइट आंसर होगा वह बता देते हैं कि 1984 में भोपाल गैस त्रासदी 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई क्योंकि मिथाइल आइसोसाइनाइड की TDC के साथ अभिक्रिया हुई थी, या अमोनिया के साथ अभिक्रिया हुई थी, या CO2 के साथ अभिक्रिया हुई थी, या जल के साथ अभिक्रिया हुई थी। तो ये क्वेश्चन जो आपको दिया गया था, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मिथाइल आइसोसाइनाइड की अभिक्रिया जल के साथ हुई थी। तो ये तो बात हो गई कल के क्वेश्चन के राइट आंसर की। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा जो क्वेश्चन है, जल प्रदूषण का सामान्य संकेतक है। जल प्रदूषण का सामान्य संकेतक है। ऑप्शन ए लैम्ना पानकी कोष्टाई, या इकोर्निया क्रेशिवेस, या ऑप्शन सी है इसारिचिया कोलाई, या ऑप्शन डी है एंटा अमीवा हिस्टोलिटिका। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि जो जल प्रदूषण है उसका सामान्य तौर पर सूचक कौन होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और अगला प्रश्न है, एक झील जिसमें जैवीय अपशिष्ट वाला घरेलू कचरा बहकर आता है में हो सकता है। एक ऐसी झील जिसमें घरेलू कचरा बह करके आता है, तो उसमें क्या हो सकता है। ऑप्शन ए शैवाल ब्लूम के कारण झील जल्दी सूख जाएगी। ऑप्शन बी है अत्यधिक पोषक के कारण मछलियों के उत्पादन में वृद्धि होगी, या ऑप्शन सी है ऑक्सीजन की कमी के कारण मछलियों की मृत्यु हो जाएगी, या ऑप्शन डी है जलीय खाद्य श्रृंखला के जीवों की वृद्धि हो जाएगी। तो एक ऐसी झील जहाँ पर घरों का कूड़ा कचरा बह करके आता है, तो वहाँ पर कौन सी गतिविधि देखने को मिलेगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑक्सीजन की कमी के कारण मछलियों की मृत्यु हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और अगला प्रश्न है, मिनी माता रोग हुआ था के उपयोग से। मिनी माता रोग किसके उपयोग से हुआ था, तो या किसके उपयोग के कारण हुआ था। तो ऑप्शन ए है कैडमियम सहित समुद्री भोजन के उपयोग से, ऑप्शन बी है पारे सहित मछली खाने से, या ऑप्शन सी है अधिक पीड़कनाशी सहित ऑयस्टर खाने से, या ऑप्शन डी है सेलेनियम सहित समुद्री भोजन खाने से। तो इसका आंसर हम सभी जानते हैं कि इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पारे सहित मछली खाने से। जो मछलियों जो कि फैक्ट्री से निकला हुआ पारा था, उसको सीधे सीधे औद्योगिक अपशिष्ट को वहाँ पर जो है डाल दिया गया था नदियों में, और उनमें जो समुद्र के किनारे मछलियाँ पाई जाती थी, उन्होंने पारे को ग्रहण कर लिया था पानी के द्वारा, गिल्स के द्वारा, और उन्हीं मछलियों को मनुष्य खाने लगा, जिससे उसमें पारे की अधिकता हो गई और क्या हुआ, उनकी मृत्यु होने लगी। तो ये किस कारण हुआ था, पारे सहित मछली खाने के कारण। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला प्रश्न है, जीवाणु स्यूडोमोनास लाभदायक है इसकी निम्न क्षमता के कारण। जीवाणु स्यूडोमोनास क्यों लाभदायक है, क्योंकि इसकी जो क्षमता के कारण। ऑप्शन ए एक पादप से दूसरे पादप में जीन स्थानांतरण के कारण इसकी जो क्षमता है इसके कारण लाभदायक है, या ऑप्शन बी है अनेकों प्रकार के जैवीय पदार्थों के अपमार्जन के कारण, ऑप्शन सी है वायुमंडलीय नाइट्रोजन में मृदा को स्थिर करने के कारण, ऑप्शन डी है अनेक प्रकार के प्रतिजीवकों के उत्पादन के कारण। तो यह क्या जो है इंपॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनेकों प्रकार के जैवीय पदार्थों के अपमार्जन के कारण। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शुद्ध जल में रासायनिक दृष्टि से हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का कौन सा अनुपात होता है। तो यदि शुद्ध जल की बात की जाए तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होगा। ऑप्शन ए है 1:2, ऑप्शन बी है 2:2, ऑप्शन सी है 2:1, ऑप्शन डी है 1:1/2, 2:1/2। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2:1। शुद्ध जल में हाइड्रोजन 2 अनुपात में और ऑक्सीजन 1 के अनुपात में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे,
नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु प्रदूषण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाला रोग है। वायु प्रदूषण के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है इनमें से? तो ऑप्शन ए है ब्रोंकाइटिस, ऑप्शन सी है फेफड़ों का कैंसर, ऑप्शन सी है अस्थमा, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो वायु प्रदूषण के द्वारा निम्न में से कौन सा रोग होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी रोग, यानी कि ब्रोंकाइटिस, फेफड़ों का कैंसर, अस्थमा जैसी बीमारियां वायु प्रदूषण के कारण होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय शिक्षा कार्यक्रम IEEP का शुभारंभ हुआ था। तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय शिक्षा कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? वर्ष 1972 में, वर्ष 1975 में, वर्ष 1982 में या वर्ष 1985 में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? पर्यावरणीय शिक्षा अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इस कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1975 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है ताप विद्युत ग्रहों से निष्कासित कौन सी गैस वायु को प्रदूषित करती है? जो ताप विद्युत ग्रह हैं वहां से ऐसी कौन सी गैस निकलती है जो कि वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार होती है? तो ऑप्शन ए है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड या ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपर्युक्त सभी गैसें वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार होती हैं जो कि ताप विद्युत ग्रहों से निष्कासित होती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है घरेलू ईंधन के जलने से कौन सी गैसें वायु प्रदूषित करती हैं? घरेलू ऐसा कौन सा ईंधन है जिसके जलने से वायु प्रदूषण उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड या ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। घरेलू ईंधन के जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी सभी गैसें वायु को प्रदूषित करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है वाहनों से निष्कासित गैसों में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस निष्कासित होती है? जो स्वचालित वाहन होते हैं उनमें से जो गैसें निकलती हैं वह गैसों में से सबसे ज़्यादा गैस कौन सी निकलती है? तो ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑप्शन सी है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन डी है हाइड्रोकार्बन्स। तो इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि सबसे ज़्यादा जहरीली, सबसे ज़्यादा खतरनाक, जिसे दम घोटू और गलघोटू गैस के नाम से भी जाना जाता है। तो वाहनों से निकलने वाली सबसे ज़्यादा गैस कौन सी है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। ये भी पूछा जा सकता है कि पर्यावरण को प्रदूषित करने वाली सबसे हानिकारक गैस कौन सी है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्वालामुखी क्रिया से चलने वाली गैस है, ज्वालामुखी क्रिया के कारण कौन सी गैस जो है निकलती है? तो ऑप्शन ए है हाइड्रोक्लोरीन, ऑप्शन बी है मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो ज्वालामुखी अभिक्रिया के द्वारा कौन सी गैसें निष्कासित होती हैं? इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपर्युक्त सभी। हाइड्रोक्लोरीन, मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ये सभी गैसें ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा निष्कासित होती हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु प्रदूषण का प्राकृतिक स्रोत नहीं है। वायु प्रदूषण उत्पन्न करने के लिए निम्न में से जो ऑप्शंस दिए गए हैं कौन सा ऐसा स्रोत है जो कि प्राकृतिक नहीं है? ऑप्शन ए है ज्वालामुखी क्रिया, ऑप्शन बी है दावाग्नि, ऑप्शन सी है वाहनों से उत्सर्जित धुआं या ऑप्शन डी है जलवाष्प। तो वाहनों से उत्सर्जित धुआं मनुष्य ही कर रहा है, तो ये कैसा हो जाएगा? मनुष्य द्वारा हो जाएगा। और दावाग्नि, जलवाष्प और ज्वालामुखी क्रिया ये सभी कैसे हैं? प्राकृतिक स्रोत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक अविघटनीय प्रदूषक नहीं है? एक ऐसा प्रदूषण जो कि अविघटनीय नहीं है, मतलब विघटित हो सकता है। कहा गया है अविघटनीय और नहीं है, तो इस तरीके के क्वेश्चन काफी कंफ्यूज करते हैं। तो इसका है ऑप्शन ए नाभिकीय अपशिष्ट, ऑप्शन बी है मलमूत्र, ऑप्शन सी है प्लास्टिक और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो इनमें से ऐसा कौन सा प्रदूषक है जो कि विघटित नहीं होता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा मीन्स ऐसा प्रदूषण जो कि विघटित हो जाएगा, अविघटनीय प्रदूषक नहीं है। तो ऐसा कौन सा प्रदूषक है? तो नाभिकीय अपशिष्ट तो विघटित नहीं होते हैं, प्लास्टिक विघटित नहीं होती है, ये जहाँ पर भी डाल दी जाती है बल्कि उस जगह को भी बंजर कर देती है और ये उसी रूप में हमेशा बनी रहती है बरसों तक। लेकिन जो मलमूत्र कूड़ा कचरा है ये कैसा है? विघटनीय प्रदूषक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे पर्यावरण प्रदूषित होता है। अगला प्रश्न है पर्यावरण प्रदूषित होता है। ऑप्शन ए मानव द्वारा त्याज्य सामग्री व अपशिष्ट से,
ऑप्शन बी है रासायनिक उर्वरकों से, ऑप्शन सी है औद्योगिक प्रदूषकों से, या ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से सभी से। तो इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी से पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और अगला प्रश्न है, प्रदूषण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? जो प्रदूषण से संबंधित 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सत्य है? ऑप्शन ए, प्रदूषण से पर्यावरण के तत्व जल, वायु, मिट्टी आदि अपनी नैसर्गिक गुणवत्ता खो देते हैं। तो बिल्कुल सही बात है। पर्यावरण प्रदूषण मानव की विकास प्रक्रिया की देन है। बिल्कुल, ये भी बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि जो भी मानव विकास कर रहा है उसके कारण ही प्रदूषण हो रहा है। ज्यादा वाहनों का विकास हुआ, वाहनों से प्रदूषण हो रहा है। औद्योगिक कूड़ा कचरा क्यों निकल रहा है? क्योंकि बड़े बड़े उद्योग लगाए जा रहे हैं। तो मानव की विकास की प्रक्रिया की ही देन है प्रदूषण होना। अगला है ऑप्शन सी, आर्थिक व तकनीकी विकास तथा जनसंख्या वृद्धि से पर्यावरण प्रदूषित होता है। तो ये भी बिल्कुल राइट है। जहाँ पर जनसंख्या ज्यादा होगी वहां पर संसाधन ज्यादा होंगे, संसाधन ज्यादा होंगे तो उनका क्या होगा? दोहन होगा, जिससे प्रत्येक प्रकार का प्रदूषण फैल सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, मरुस्थलीकरण का कारण है। मरुस्थलीकरण का कारण है, तो ऑप्शन ए कहा गया है बालू के निक्षेप से, ऑप्शन बी है अत्यधिक गर्मी पड़ने के कारण मरुस्थलीकरण होता है, या ऑप्शन सी है वर्षा ना होने से मरुस्थलीकरण होता है, या ऑप्शन डी है कृषि ना होने से मरुस्थलीकरण होता है। तो ये मरुस्थलीकरण जो है वह किस क्रिया के कारण होता है, किस इसके लिए क्या चीज सबसे ज्यादा जिम्मेदार है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वह बिल्कुल राइट हो जाएगा कि वर्षा ना होने के कारण मरुस्थलीकरण होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, मरुस्थलीकरण के प्रमुख कारकों में उत्तरदायी है। जो मरुस्थलीकरण के कारक हैं उनमें से सबसे प्रमुख या सबसे ज्यादा उत्तरदायी कौन सा कारक है? ऑप्शन है वनोन्मूलन, ऑप्शन बी है जनसंख्या वृद्धि, ऑप्शन सी है अनिश्चित पशुचारण, और ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो मरुस्थलीकरण के लिए कौन से कारक सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वनों उन्मूलन। वनों को खत्म करने के कारण ही जो है मरुस्थलीकरण लगातार बढ़ रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, मरुस्थलीय क्षेत्र में भूमिगत जल का स्तर है। जो मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं वहां पर जो भूमिगत जल होता है उसका स्तर कैसा होता है? अत्यधिक नीचा, कम नीचा, ऊंचा, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा अत्यधिक नीचा। और ये क्वेश्चन तो आई थिंक सभी कर लेंगे कि जहाँ पर मरुस्थल है, सूखी भूमि है, तो वहां पर पानी का स्तर कैसा होगा? काफी नीचे होगा। नेक्स्ट देखेंगे, सूखा व अकाल से मरुस्थलीय क्षेत्र, सूखा व अकाल जैसी घटनाओं से जो मरुस्थलीय क्षेत्र है बढ़ता है, घटता है, सम रहता है, न घटता है न बढ़ता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ता है। जब सूखा पड़ेगा तो वहाँ पे क्या होगा? चीज़ें और भी ज़्यादा जो है बारिश नहीं होगी तो सूखा पड़ जाएगा। अकाल से क्या होगा? मरुस्थलीय क्षेत्र बढ़ेगा। अगला देखेंगे, गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है, तो इसमें ऑप्शन ए दिया गया है ज्वारीय शक्ति, ऑप्शन बी है भूगर्भिक शक्ति, और ऑप्शन सी है वायु शक्ति, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो इनमें से कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपर्युक्त सभी। ज्वारीय शक्ति, भूगर्भिक शक्ति और वायु शक्ति, ये सभी गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में सर्वाधिक ऊर्जा किस स्रोत से प्राप्त होती है? भारत में जो ऊर्जा सबसे ज्यादा प्राप्त की जा रही है वह किस स्रोत से प्राप्त की जा रही है? उसका रिसोर्स क्या है? ऑप्शन ए है जल विद्युत, ऑप्शन बी है ताप विद्युत, ऑप्शन सी है सौर विद्युत, ऑप्शन डी है अणु विद्युत। तो सबसे पहले तो ये जान लेंगे कि इस समय जोर शोर से पूरे भारत में सौर ऊर्जा को बढ़ाने का जो है लक्ष्य बनाया जा रहा है कि सौर ऊर्जा को बढ़ाना है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा मुख्य स्रोत से प्राप्त हो रही है वह स्रोत कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ताप विद्युत ऊर्जा सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाई जा रही है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 200, यानी कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा का प्रमुख साधन है। जो भी भारत के ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर ऊर्जा प्राप्त करने का सबसे प्रमुख साधन कौन सा है? ऑप्शन ए है बिजली, ऑप्शन बी है पेट्रोलियम, ऑप्शन सी है लकड़ी, ऑप्शन डी है गोबर। तो ये क्वेश्चन नंबर 200, यानी कि अभी तक हम 1 से लेकर 200 क्वेश्चन पर्यावरण प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आ रहा होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में देंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो वीडियो देखने से पहले भी मैंने आपसे कहा था और एक बार फिर से कहूँगी कि अगर आपको ये प्रैक्टिस सेशन अच्छा लग रहा है, अपनी परीक्षा की दृष्टि से हेल्पफुल लग रहा है, थोड़ा सा भी समझ आ रहा है, और अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये क्वेश्चंस अच्छे हैं, आपको प्रयास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो कैसा लगा ये भी बताएं,
और आपको किस तरीके की वीडियो चाहिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए, पढ़ाई की पोथी को सपोर्ट कीजिए। मुझे आपकी सपोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ इस परिवार को और भी ज़्यादा बड़ा कीजिए। धन्यवाद।